विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। राजनीति विज्ञान बीए प्रथम वर्ष राज्य की चर्चा हम कर रहे थे। राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं को समझने का प्रयास हमने पिछले कक्षाओं में किया था। आज राज्य नामक जो संगठन है या जो राजनीति विज्ञान का केंद्रीय तत्व है, केंद्रीय विषय है, या यूँ कहें कि राज्य के इर्द गिर्द ही राजनीतिक विज्ञान है या राज्य राजनीति विज्ञान का मूल तत्व है, इस बात पर चर्चा करते हुए राज्य क्या है इसको समझने का प्रयास करेंगे। राज्य की जहाँ तक परिभाषाओं का प्रश्न है, बहुत सारी परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग संदर्भों में परिभाषाएं की है। एक बहुत ही संक्षिप्त और सारगर्भित परिभाषा प्रोफेसर गार्नर की, जिसका हम जिक्र कर चुके हैं। राज्य एक ऐसी इकाई है, राज्य उस इकाई को हम कह सकते हैं या उस इकाई का नाम राज्य है जिसमें तीन मुख्य अनिवार्यताएं पाई जाती हो। एक आपका पॉपुलेशन उसका होना चाहिए, एक भूभाग यानी लैंडस्केप होना चाहिए, और उसका एक पॉलिटी सिस्टम होना चाहिए, व्यवस्थित राजनीतिक तंत्र होना चाहिए। अर्थात राज्य वह इकाई है जो एक निश्चित भूभाग में एक जन समूह जिस पर बसता हो और उसका अपना एक राजनीतिक तंत्र हो, व्यवस्थित राजनीतिक तंत्र हो, ऐसी इकाई राज्य कहलाएगी। अब राज्य कहलाएगी, व्यवस्थित राजनीतिक तंत्र उसका होगा। तो व्यवस्थित राजनीतिक तंत्र से तात्पर्य ये नहीं हो सकता है कि वह किसी एक विशेष राजनीतिक व्यवहार के बारे में या एक विशेष राजनीतिक संगठन के बारे में, विशेष पैटर्न के बारे में इंगित करता हो। कोई सा भी तंत्र हो, चाहे संविधानवाद की स्थितियाँ हो, चाहे लोकतंत्रवाद हो, चाहे तानाशाही हो या राजतंत्र हो या शासन कानून, कोई विशिष्ट प्रकार ही क्यों न मौजूद हो, लेकिन वह एक व्यवस्थित रूप से पाया जाना चाहिए। ये अनिवार्यता राज्य के संगठन के लिए, राज्य का गठन होने के लिए आवश्यक है। राज्य नामक जो इकाई है, अब जैसा कि पूर्व कक्षाओं में भी हम चर्चा कर चुके थे कि राज्य कितना पुराना है या राज्य कब से आविर्भूत हुआ, इस बारे में हमारी एक मौलिक समस्या है कि हम इसका एक निर्धारित तिथि नहीं बता सकते हैं। एक दृष्टिकोण या व्यापक दृष्टिकोण के अनुसार जो है इसका विचार किया जा सकता है। इससे पूर्व हमारा जो सिलेबस का बिंदु है वो आधुनिक दृष्टिकोण के संदर्भ में राज्य का संगठन है। उससे पूर्व हम राज्य की उत्पत्ति को लेकर के कुछ चर्चा यहाँ पर करेंगे। राज्य कब उत्पन्न हुआ और राज्य का डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये संभवतः एक तिथि के रूप में बताया जाना संभव नहीं है। संभवतः राज्य की अवधारणा या राज्य का उद्बोधन उतना ही पुराना है जितना शायद मानव समाज की उत्पत्ति है, मानव सभ्यता की उत्पत्ति है। यद्यपि ये बात अपने आप में हमें हमेशा से याद रखनी होगी कि प्रारंभ में राज्य का जो स्वरूप था और वर्तमान में जो राज्य का स्वरूप है वह समान नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके स्वरूपों में, इसकी व्यवस्थाओं में और इसके व्यवहारों में भी परिवर्तन आते रहे हैं। यद्यपि वह किन्हीं परिवर्तित रूपों के साथ संभवतः उतना ही पुराना हो सकता है जितना कि मानव सभ्यता या मानव समाज है। हालांकि प्राचीन निष्कर्ष और प्राचीन शोध ये भी प्रतिपादित करते हैं, आधुनिक विद्वानों के अनुसार तो राज्य मानव समाज की उत्पत्ति के साथ ही मौजूद रहा है, लेकिन कुछ पश्चिमी विद्वानों ने यहाँ तक भी स्पष्ट किया है कि कुछ ऐसी व्यवस्थाएं भी रही हैं या मानव समाज की कुछ ऐसी स्थितियाँ या ऐसा देशकाल भी रहा है जहाँ बिना किसी राजनीतिक संगठन के भी जो है व्यवस्थाओं का संचालन हुआ है या सामाजिक संगठन का संचालन हुआ है। आज हम इस सिद्धांत को मानते हैं कि राज्य के बिना समाज का संचालन संभव नहीं है। तथापि हिस्टोरिकल स्कूल के प्रणेता प्रोफेसर सर हेनरी मैन के अनुसार, जिन्होंने भारत के अति प्राचीन कबीलाई संस्कृति पर शोध किया था, उनका निष्कर्ष था कि भारत में बहुत सी व्यवस्थाएं आदिम समाजों में ऐसी रही हैं जिनमें राजनीतिक व्यवस्थित राजनीतिक इकाई के अभाव में भी सामाजिक संगठन बड़े आसानी से चल रहा था। तो ये बात स्पष्ट करती है, प्रोफेसर हेनरी मैन का जो भारत के आदिम कबीलाई व्यवस्थाओं के बारे में जो शोध था वो ये स्पष्ट करता है कि राजनीतिक तंत्र के अभाव में भी जो है सामाजिक संगठन व्यवस्थित रूप से चला है। भारत में इसके प्रमाण मौजूद हैं, ऐसा हिस्टोरिकल स्कूल के प्रणेता प्रोफेसर सर हेनरी मैन का कहना है। बहरहाल हम यहाँ चर्चा ये कर रहे हैं कि राज्य
कब उत्पन्न हुआ, निर्धारित तिथि बताया जाना संभवत है नहीं बताई जा सकती हैं। और राज्य क्यों उत्पन्न हुआ, ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं, और राज्य का उद्देश्य क्या है, और राज्य के कार्य क्या है, ये सब बातें जानना हमारे लिए यहाँ पर अति महत्वपूर्ण है। संगठन जो आधुनिक दृष्टिकोण के संदर्भ में, ये तो आपका सिलेबस का बिंदु है, लेकिन इसके इतर राज्यों को समझने के लिए हम कुछ पूर्व घटनाओं पर चर्चा यहाँ पर पहले करेंगे। राज्य की जो उत्पत्ति हैं, उसको लेकर के भी मोटे तौर पर दो सिद्धांत माने जाते हैं। जैसा कि हमने प्रारंभ की कक्षाओं में कहा था कि राजनीति विज्ञान की दो धाराएं हैं, दो स्ट्रीम्स हैं, एक पश्चिमी दृष्टिकोण है और एक भारतीय दृष्टिकोण। तो राज्य की उत्पत्ति को लेकर के भी मुख्यतः दो विचार दृष्टिकोण यहाँ पर हैं। राज्य की उत्पत्ति को लेकर के भी दो विचार दृष्टिकोण यहाँ पर हैं। पश्चिमी दृष्टिकोण, राज्य की उत्पत्ति का पश्चिमी दृष्टिकोण, राज्य की उत्पत्ति का पश्चिमी दृष्टिकोण, और राज्य की उत्पत्ति का भारतीय दृष्टिकोण, राज्य की उत्पत्ति का भारतीय दृष्टिकोण। जहाँ तक भारतीय दृष्टिकोण का प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति का जो भारतीय दृष्टिकोण है, इसके अनुसार राज्य एक ईश्वरीय संरचना है, देवीय संकल्पना है, और राज्य की उत्पत्ति जो है वो ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में राजा को भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार माना गया है। और इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का देवीय सिद्धांत या ईश्वरीय सिद्धांत भारतीय दृष्टिकोण में मान्य है। राज्य की उत्पत्ति का देवीय सिद्धांत, और इस सिद्धांत के अनुसार जब लोक में सर्वत्र भय और अराजकता का माहौल व्याप्त था, जब लोक में सर्वत्र भय और अराजकता का माहौल व्याप्त था, ऐसी स्थितियों में प्रजा के योगक्षेम के लिए ईश्वर ने राजा को पृथ्वी पर भेजा। अर्थात राज्य या राजा की उत्पत्ति का जो कारण था, जो सिद्धांत था, वो ईश्वरीय उत्पत्ति या देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत कहा जाता है। और राजा को भारतीय दृष्टिकोण में देवांशों से उत्पन्न, 8 देवताओं के अंशों से उत्पन्न ईश्वरीय संरचना के रूप में मान्यता प्राप्त थी। और इस दृष्टिकोण के अनुसार जब सर्वत्र मातस्य न्याय की स्थितियां प्रचलित थी, अर्थात अन्याय की स्थितियां, शोषण की स्थितियां प्रचलित थी, तो ऐसी स्थिति में योगक्षेम, प्रजा के योगक्षेम के लिए प्राचीन भारतीय राजशास्त्र के ग्रंथों में योगक्षेम शब्द का जो प्रयोग किया गया, वो प्रजारंजन के लिए, प्रजा की सुरक्षा के लिए जो कार्य राज्य द्वारा किए जाते हैं, उसके लिए योगक्षेम शब्द प्रयोग में लाया गया। तो प्रजा के योगक्षेम के लिए, प्रजा की सुरक्षा के लिए, प्रजा की भलाई या प्रजा कल्याण के लिए ईश्वर ने राजा को पृथ्वी पर उत्पन्न किया या राजा को पृथ्वी पर भेजा। ये जो भारतीय दृष्टिकोण की मान्यता है, वो देवी राज्य की उत्पत्ति का देवीय सिद्धांत या ईश्वरीय सिद्धांत कहलाती है। प्राचीन भारतीय विचारकों का जो आपका पेपर है, एंशिएंट इंडियन थिंकर्स का, मनु, कौटिल्य और शुक्र का जो अध्ययन करेंगे हम दूसरे पेपर में, वहाँ पर राज्य की उत्पत्ति के इस देवीय सिद्धांत के बारे में और जिक्र करेंगे, जहाँ पर इसको राज्य का सप्तांग सिद्धांत के नाम से भी कहा गया है। सप्तांग सिद्धांत। भारतीय दृष्टिकोण ईश्वरीय मान्यता के पर आधारित है। ईश्वरीय, यद्यपि ईश्वर के समान, ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में राजा पृथ्वी पर हैं, लेकिन राजा को कोई अनियंत्रित या अमर्यादित शक्तियां यहाँ पर प्राप्त नहीं हैं। ईश्वरीय सिद्धांत या देवीय सिद्धांत में भी राजा जो हैं ईश्वरीय विधि या देवीय विधि के अधीन हैं, देवीय विधि के अधीन है, अर्थात राजा यहाँ पर निरंकुश नहीं है। भारतीय दर्शन में राजा निरंकुश नहीं है। तो राज्य की उत्पत्ति देवीय सिद्धांत या ईश्वरीय सिद्धांत के रूप में भारतीय दृष्टिकोण मान के चलता है। अब राज्य की उत्पत्ति का जो पश्चिमी दृष्टिकोण है, वो एक तरीके से समझौतावादी दृष्टिकोण है। समझौतावादी या समझौता सिद्धांत, समझौता सिद्धांत मुख्य रूप से
मुख्य रूप से पश्चिमी दृष्टिकोण जो राज्य की उत्पत्ति के बारे में है वो समझौते की बात करता है, लेन देन की बात करता है। समझौते में गिव एंड टेक की बात हो रही है, एक पक्ष द्वारा कुछ दिया जा रहा है, दूसरे पक्ष द्वारा कुछ लिया जा रहा है। समझौता ऐसी स्थितियों का नाम है जहां पर किसी बात को लेकर के दो पक्षकार आपस में सहमत हो जाते हैं। एक पक्षकार कुछ छोड़ने को सहमत होता है, दूसरा पक्षकार कुछ लेने को सहमत होता है। इसी क्रम में दूसरा पक्षकार कुछ छोड़ने को सहमत होता है, प्रथम पक्षकार कुछ लेने को सहमत होता है। इस प्रकार समझौता उस स्थिति का नाम है जहां पर दो भिन्न या विपरीत पक्ष एक मत हो जाते हैं या उसको स्वीकारोक्ति प्रदान कर देते हैं। तो पश्चिमी दृष्टिकोण राज्य की उत्पत्ति के इसी समझौतावाद या समझौतावादी सिद्धांत को मान्यता प्रदान करता है। जब स्थितियां वही है, राज्य उत्पन्न क्यों हुआ उसको लेके भारतीय दृष्टिकोण की विचारधारा और पश्चिमी दृष्टिकोण की विचारधारा एक ही है, उसके बाद अलग होते हैं। क्यों उत्पन्न हुआ इसको लेके कोई असहमति नहीं है। इसलिए उत्पन्न हुआ कि जब लोक में सर्वत्र भय और अराजकता का माहौल है, मातस्य न्याय यानी अन्याय की स्थितियां प्रचलित हैं, तो ऐसी स्थिति में भारतीय दृष्टिकोण तो कहता है कि ईश्वर ने राजा को पृथ्वी पर भेजा, पश्चिमी दृष्टिकोण कहता है कि दोनों के बीच में गिव एंड टेक हुआ, लेन देन हुआ, समझौता हुआ। प्रजा ने राजा को कुछ दिया और राजा ने प्रजा को कुछ दिया। राजा यानी राज्य ने प्रजा को क्या दिया? योगक्षेम दिया, सुरक्षा दिया। आज के शब्दावली में सुरक्षा दिया, प्रजा कल्याण दिया। और उसके बदले में राजा को प्रजा ने कर दिए, राजा को प्रजा ने कर दिए। जो आज के शब्दावली में आपका टैक्सेशन जो मामला है, टैक्स का जो मामला है, वो उसी रूप में सामने आता है। अब प्रश्न ये है कि अचानक से ऐसा कैसे हो गया या लेन देन कैसे हो गई? ये न तो एक दिन में हुआ और न ही इसके लिए कोई व्यवस्थित तंत्र था। धीरे धीरे विकास क्रम के अनुसार राज्य ने इन स्थितियों को प्राप्त किया और वर्तमान तक पहुंचा। विभिन्न स्तरों पर गति करता हुआ, विकास करता हुआ वर्तमान तक पहुंचा। समाज में कबीलाई जो संस्कृति प्राचीन समय में आदिम समाजों में हुआ करती थी, उसमें कुछ लोग शारीरिक रूप से बलिष्ठ हो गए, डोमिनेंट हो गए। उन्होंने अपने पूरे कबीले पर अधिकार या प्रभुत्व स्थापित करना प्रारंभ कर दिया। जब दूसरे कबीले के साथ उनके संघर्ष हुए तो प्रभुत्ववादी जो विचार या उसके समूह के जो लोग थे उन्होंने सुरक्षा प्रदान की अपने कबीले को, इससे उनको और डोमिनेंस प्राप्त हो गई और ये आगे चल करके इनका जो मुखिया था वो राजा के रूप में प्रतिष्ठित हुआ और मुखिया के साथ काम करने वाले थे वो इसके संगठनों के रूप में प्रतिस्थापित हुए। कुछ बुद्धिमान या न्यायिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति थे, उनको चला करके न्यायपालिका की स्थापना आगे चल के सामने आई। शारीरिक रूप से बलिष्ठ या मेहनत कर सकते थे, सक्षम थे, उनको चला करके पुलिस और जो आपके पुलिस प्रशासन की जो स्थितियां थी, वो संस्थाएं थी, वो धीरे धीरे सामने आई और इस प्रकार से राज्य का संगठन बनता गया और उसका समय अनुरूप विकास होता गया। निरंतर विकास के आधार पर गति करता हुआ राज्य वर्तमान स्वरूप तक पहुंचा। लेकिन जो लोग अब उन कामों में लग गए थे, उनके भरण पोषण की व्यवस्था बाकी समुदाय की रह गई थी। अब उस समय चूंकि कर के रूप में जो वस्तु विनिमय था, मुद्रा नहीं था, तो वस्तु विनिमय के रूप में इनकी जो मुख्य आवश्यकताएं थी, जैसा कि मानव प्रकृति में जो तीन जो आवश्यकताएं होती है, भोजन, आवास और जनन, तो ये तीनों आवश्यकताएं, भोजन, आवास और जनन की जो आवश्यकताएं थी, बाकी समूह के द्वारा उस प्रथम समूह को दी गई और प्रथम समूह जो राज्य के रूप में आया, बाकी प्रजा के रूप में आया। तो वस्तु विनिमय के आधार पर जो लेन देन हुआ वो प्रजा के द्वारा राजा को देने की बात हुई और राजा के द्वारा उनको सुरक्षा देने की बात हुई, योगक्षेम देने की बात हुई। यही समझौता कहलाया और इसके आधार पे आगे चल के आज के आपके राज्य का निर्माण हुआ। ऐसा विचार पश्चिमी दृष्टिकोण का है राज्य की उत्पत्ति को लेकर के, जिसे समझौता सिद्धांत या समझौतावादी सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये संक्षेप में राज्य की उत्पत्ति की दो मुख्य विचारधाराएं, पश्चिमी दृष्टिकोण के अनुसार और भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार। अब प्रश्न ये है कि राज्य का उद्देश्य क्या है? राज्य का उद्देश्य, राज्य का जो उद्देश्य है, राज्य का जो उद्देश्य है वो अपने आप में इस उत्पत्ति के आधार पर ही है, प्रजा को योगक्षेम देना। प्रजा को योगक्षेम देना, वर्तमान शब्दावली में सुरक्षा देना, सुरक्षा देना, योगक्षेम देना और वर्तमान शब्दावली में सुरक्षा देना,
या प्रजा कल्याण। प्रजा कल्याण। आगे चल के आप देखेंगे, पढ़ेंगे और आप जैसे जैसे इसके बारे में आपकी समझ का विस्तार होगा, आप देखेंगे कि राज्य की जो स्वीकारोक्ति है जनता के द्वारा या प्रजा ने राज्य को स्वीकार किया है, इसका तात्पर्य ये हुआ है कि प्रजा ने अपनी स्वतंत्रता का अधिकार बाधित कर दिया है, अपनी स्वतंत्रता राज्य के हाथों सौंप दी है, क्योंकि राज्य की नीतियाँ, राज्य के कानून, राज्य के कार्य व्यक्ति की, प्रजा की स्वतंत्रता का हनन करते हैं। अर्थात खुले शब्दों में हम कहें तो व्यक्ति को वो नहीं करने देना चाहता है, नहीं करने देते हैं जो वह करना चाहता है। अर्थात राज्य की व्यवस्थाएं, कानून और संस्थाएं व्यक्ति की स्वतंत्रताओं पर, उसकी इच्छाओं पर रोक लगाती है। अर्थात किसी न किसी रूप में व्यक्ति की स्वतंत्रता राज्य के द्वारा बाधित होती है। फिर भी हमने राज्य को स्वीकार क्यों किया, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और वो ये है कि राज्य प्रजा को सुरक्षा देता है। राज्य प्रजा को सुरक्षा देता है, अर्थात राज्य की आज्ञा पालन, अर्थात राज्य के कानून, उनको स्वीकार करने से प्रजा को होने वाले कष्ट उतने नहीं हैं जितने कि राज्य की जो आज्ञा पालन न करने पर प्रजा को उत्पन्न होंगे। अर्थात इस रूप में जो है सुरक्षा जो राज्य देता है या इस रूप में राज्य को जो जनता ने स्वीकार किया वह उसकी व्यक्तिगत बाध्यताओं से बड़ा लाभ प्रदान करता है और इसी रूप में प्रजा के द्वारा, जनता के द्वारा राज्य को स्वीकार किया जाता है। अन्यथा अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो राज्य का आज्ञा पालन व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं का हनन करता है, उसकी स्वतंत्रताओं, उसकी इच्छाओं में बाधक होता है और उसको वह नहीं करने देता जो वह करना चाहता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि सुरक्षा जो है वो सामूहिक उद्देश्य के रूप में राज्य के द्वारा प्रजा को प्रदान की जाती है, जिसे आज के शब्दों में आप लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन कह सकते हैं। सुरक्षा प्रारंभ से लेकर के वर्तमान तक राज्य किसी भी रूप में रहा हो, किसी भी रूप में विकसित हुआ हो, राज्य का मूलभूत जो है उद्देश्य रहा है और इस उद्देश्य के कारण ही प्रजा जो है राज्य की बाध्यकारी स्थितियों को स्वीकार करती है। इसके बाद में प्रश्न यह आता है कि राज्य कार्य क्या करता है, राज्य के कार्य। तो इन स्थितियों पर चर्चा करने के बाद एक बात स्वतः समझ में आ रही है कि योगक्षेम या जो सुरक्षा का कार्य है ये ही राज्य के उत्पत्ति का कारण है और ये ही राज्य का मूलभूत कार्य है और ये ही राज्य का उद्देश्य भी है। तो सबसे बड़ा कार्य जो राज्य का है वर्तमान शब्दावली में वो सुरक्षा है या प्रजा को सुरक्षा देना है, जिसे हम कार्यपालक कार्यों में गिना सकते हैं। अगर राज्य के कार्यों की गिनती की जाए तो उसमें जो राज्य के कार्यपालक कार्य हैं उनमें सुरक्षा जो है सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि सुरक्षा को लेकर के ही राज्य का उद्भव हुआ है, सुरक्षा को लेकर के ही राज्य की बाध्यकारी स्थितियों को प्रजा स्वीकार करती है और सुरक्षा ही राज्य का मूलभूत कार्य है। राज्य कितने भी रूपों में विकसित क्यों नहीं हुआ हो, अनादिकाल से राज्य नामक संगठन की जो शुरुआत हुई और उसके जो विकास क्रम में विभिन्न चरण आए और वर्तमान स्थितियों तक राज्य पहुंचा, इन सभी प्रक्रमों में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में ये राज्य का मूलभूत कार्य रहा है। वर्तमान जैसे आधुनिक जो मॉडर्न कंटेक्स्ट के जो हम बात कर रहे थे राज्य की, उसके बारे में अगर देखा जाए तो 3 विभाग इसके देखे गए हैं, कार्यपालक कार्य, दूसरा विधायी कार्य और तीसरा न्यायिक कार्य। विधायी कार्य, कार्यपालक कार्य और न्यायिक कार्य, मोटे मोटे रूप से 3 विभाग इसके बनाए जा सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो चूंकि राज्य की संकल्पना परिवर्तनशील है, राज्य अपने आप में कोई रिजिड जो है वो ऑर्गेनिज्म नहीं है और राज्य का जो संगठन है वो अपने आप में किसी भी रिजिडिटी को प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि राज्य अपने आप में एक सामाजिक राजनीतिक संगठन है। कल भी हमने जिक्र किया था कि राज्य में समाज में बहुत सारे संगठन पाए जाते हैं और उनमें से राज्य भी एक संगठन है। अर्थात राज्य सामाजिक व्यवस्था का एक उप संरचना है, उप संगठन है
और इसी क्रम में राज्य के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। सामाजिक और राजनीतिक जीवन के अलावा राज्य न्यायिक क्षेत्र में, राज्य धार्मिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में राज्य के द्वारा अनेकों कार्यों का जो है वो कार्य किए जाते हैं। जो कार्यपालक कार्य, विधायी कार्य और न्यायिक कार्य, ये मोटे रूप से इसको समझने के लिए, क्योंकि राज्य के कार्यों की गिनती किया जाना पूर्ण रूप से संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि वर्तमान स्थितियों में राज्य बदल रहा है और तेजी से बदल रहा है। पिछली शताब्दी से के आखिरी दशकों से लगा करके राज्यों के स्वरूपों में परिवर्तन आने प्रारंभ हुए हैं। जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि राज्य की कोई भी संरचना या कोई भी स्थिति या कोई भी विकास क्रम स्थायी नहीं है। 18वीं शताब्दी में जब लोकतांत्रिक क्रांति की शुरुआत हुई और लोकतांत्रिक क्रांति अपने वास्तविक स्वरूप में आई और लोकतांत्रिक राज्यों की जब स्थापना हुई, बड़े बड़े राष्ट्रीय राज्य लोकतांत्रिक शासन में तब्दील हुए, लेकिन उसके तुरंत बाद ये देखा गया कि ये लोकतंत्र की वास्तविक और अंतिम स्थिति नहीं है और उसमें भी परिवर्तन आ रहे हैं। और वर्तमान में राज्य परिवर्तित होते होते अब पब्लिक वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट राज्यों का आ गया है, या यूँ कहें कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली लोक कल्याणकारी राज्यों की तरफ बढ़ रही है, बहुत तेजी से बदल रही है। अगर हमारे भारत के संदर्भ में भी बात करें तो पिछले दशकों में इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया है और राज्य ने व्यक्ति के जीवन के अनेकों कार्यों को अपने कार्यों के रूप में शामिल कर लिया है। तो मोटे रूप से अगर विधायी कार्य जो राज्य कानून निर्माण करता है, न्यायिक कार्य जो न्याय करता है, इसके अलावा अगर कार्यपालक कार्यों की बात करें तो इसको लेकर के हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा गाइडलाइन जारी किया है। DC वाधवा के केस में इन्होंने कहा कि राज्य के कार्यपालक कार्यों को गिनाया जाना संभव नहीं है, ये कहना है हमारे सुप्रीम कोर्ट का। विधायिका जो विधायन करता है और न्यायपालिका जो न्यायिक कार्य करता है, इनको छोड़ करके राज्य जितना भी कार्य कर रहा है वो सारा का सारा कार्यपालक कार्य है। क्योंकि अब राज्यों के स्वरूप में बदलाव आ रहा है, राज्य लोक कल्याणकारी स्वरूप में बदल रहे हैं, तो अब राज्य व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा प्रवेश राज्यों का हो गया है। और कुछ कार्य तो ऐसे होते हैं कि तत्क्षण ही उत्पन्न होते हैं, उनके बारे में पहले से कोई प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता है या उनको पूर्वानुमानित नहीं करके राज्य के किसी भी कार्यपालक स्वरूप को नहीं गिनाया जा सकता है। इसीलिए राज्य के कार्यपालक कार्यों की लिस्ट गिनाया जाना संभव नहीं है। यद्यपि विधायी और न्यायिक कार्यों को गिनाया जा सकता है। विधायी और न्यायिक कार्य, विधायिका जो विधायन करता है, न्यायपालिका जो न्याय प्रदान करता है, इसको छोड़ के राज्य के जितने भी कार्य हैं वो सारे के सारे जो है न्यायिक कार्यपालक कार्य हैं। और राज्य के जो कार्यपालक कार्य हैं उनको पूर्ण रूप से गिनाया नहीं जा सकता है। सुरक्षा है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन मेंटेन करना है, लोक कल्याण के कार्य करना है। लोक कल्याण के साथ साथ में जो है न्यायिक कार्य और विधायी कार्य भी राज्य के द्वारा किए जाते हैं। इस रूप में राज्य जो है असंख्य कार्य कर रहा है और राज्य के वर्तमान स्वरूपों में बदलाव के कारण से पब्लिक वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट जो है वर्तमान में दिखाई दे रहा है। इस चर्चा के बाद नेक्स्ट वीडियो में आधुनिक दृष्टिकोण के संदर्भ में हम